जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ससुर ने सिखाया अपनी चोरनी बहू को सबक। सुंदर लाल जी 2 दिन से अपने दांतों की तकलीफ से परेशान थे। अभी अभी अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के यहाँ से घर लौटे ही थे कि तभी मालती जी ने देखा बहू जानवी किचन में खाना बना रही थी। अपने पति की हालत के बारे में सोचकर मालती जी उठी और बहू के पास जाकर कहने लगी, बेटा जानवी, क्या तुम अपने ससुर जी के लिए पतली सी मूंग दाल की खिचड़ी बना दोगी? तुम्हारे ससुर जी के दांतों में दर्द होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें नरम और मुलायम चीज़ खाने की सलाह दी है। अभी रोटी खाने में तुम्हारे ससुर जी को तकलीफ होगी। मालती जी ने बड़े सहमे लहजे में किचन में खाना बना रही अपनी बहू जानवी से कहा। सास मालती जी की बात पर जानवी अकड़ते हुए बोली, ओ बुढ़िया, ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर को खाने का ऑर्डर दे रही हो। पतली सी खिचड़ी चाहिए बुढ़िया को। अरे मैंने क्या ठेका उठा रखा है सबका, जो मुंह उठाए चली आई फरमाइश करने। जा यहाँ से, अब मेरे सिर पर मत नाचती रहे, मुझे बहुत काम है। बहू के कुट वचन सुनकर मालती जी सहम सी जाती हैं और आंसू मोतियों की तरह पलकों से टपकने लगते हैं। आंसू साफ करके सिर झुकाए वे अपने कमरे में वापस आती हैं। पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पति सुंदर लाल जी उनका मन पड़ने में देरी नहीं लगाते और मालती जी के कुछ कहने से पहले ही वे पत्नी को अपने पास बिठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर समझाते हुए तसल्ली पूर्वक कहते हैं, क्यों उदास होती हो मालती? संतान तो इनकी भी है। आज जैसा व्यवहार ये लोग हमारे साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार इनकी संतान कल इनके साथ करेगी। तुम देखो मालती, जब हम लोगों ने अपने माता पिता की दिन रात सेवा की तब भी हमें अपनी संतान की वजह से ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर यह लोग तो हमारी सेवा करना तो दूर, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो सोचो इनकी संतान इनके संग कैसे कैसे दिन देखने पर मजबूर करेगी। मालती जी बोली, आप छोड़िए इन लोगों को। अभी भगवान की दया से मेरे हाथ एकदम सही सलामत है। मैं खुद भी पकाकर खा सकती हूँ और आपको भी खिला सकती हूँ। बस ये डायन जानवी ही मुझे किचन में पैर नहीं रखने देती, जैसे ही मैं कोई अछूत हूँ। नाम रख दिया माँ बाप ने जानवी, परंतु स्वभाव से एकदम नाम के विपरीत है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वह खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाए, फिर मैं आपके लिए गरम गरम खिचड़ी बना कर लाऊंगी। थोड़ी देर बाद जानवी के कमरे में जाने के बाद मालती जी पति सुंदरलाल जी के लिए मूंग दाल की गर्मा गर्म पतली सी खिचड़ी बना कर लाई और बड़े प्रेम से उन्हें खिलाया। मालती जी और सुंदरलाल जी के विवाह को लगभग 35 वर्ष पूरे होने को आए थे। जब मालती जी का विवाह सुंदरलाल जी से हुआ था तब वे सिर्फ 19 वर्ष की थी। बड़ी ही दुबली पतली, परंतु स्वभाव ऐसा कि सबको आते ही ससुराल में पति से लेकर सास ससुर का मन जीत लिया था। जहां मालती जी नटखट और चंचल स्वभाव की थी, वहीं दूसरी ओर सुंदरलाल जी हट्टे कट्टे स्वाभिमानी स्वभाव के गबरू जवान थे। सुंदरलाल जी की प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 2 वर्ष बाद मालती जी ने प्यारे से बेटे अमित को जन्म दिया, जिसके आने से मालती जी और सुंदरलाल जी का परिवार जैसे पूरा हो गया था। परंतु दुर्भाग्यवश 30 वर्ष की उम्र में ही टीबी की बीमारी के चलते वह भगवान को प्यारा हो गया। अमित के जाने के साथ ही मालती जी और सुंदरलाल जी की हंसी खुशी कहीं गायब हो गई। उदासी और वीरानी ने घर में पैर पसार लिए थे, परंतु यह उदासी के बादल छटे मालती जी और सुंदरलाल जी के दूसरे बेटे अनुज के जन्म से। उसकी किलकारियों ने घर को फिर से जीवित कर दिया। फिर अनुज के जन्म के 3 वर्ष बाद एक नन्ही सी गुड़िया पिंकी के आने से मालती जी और सुंदरलाल जी का परिवार फिर से पूरा हो गया। नन्ही गुड़िया पिंकी के आते ही बड़े भाई अनुज और दोनों माता पिता का खिलौना बन गई। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों दंपत्ति ने बड़े जतन और स्नेह से अपने घर को सींचा था। सुंदरलाल जी की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर दोनों ने अपने सपनों का महल खड़ा किया। दोनों ने बड़ी ही मेहनत करके अपना सुंदर और बड़ा सा घर बनाया था। उनके लिए वह महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं रखी। दोनों बच्चे
अनुज और पिंकी की शिक्षा पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया। मालती जी एक समझदार गृहिणी थी। भांति पति की छोटी सी कमाई में तिनका तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। पिंकी बिल्कुल अपनी माँ की छवि थी, सुंदर, सुशील और थोड़ी सी नटखट। मालती जी और सुंदरलाल जी पिंकी की शादी बेटे से पहले करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिंकी की बीएससी होने के बाद ही एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया और फिर 3 माह बाद ही पिंकी का विवाह नीरज के साथ संपन्न हो गया। मालती जी और सुंदरलाल जी ने नीरज के रूप में दामाद नहीं, एक बेटा पाया था। नीरज बहुत ही समझदार, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे। मालती जी और सुंदरलाल जी को अपने माता पिता के समान ही सम्मान दिया करते थे। नीरज जी रेलवे सरकारी में कर्मचारी थे, जिस कारण उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए वे लोग मालती जी और सुंदरलाल जी से मिलने कम ही आ पाते थे। परंतु उनकी प्यारी सी 8 वर्षीय बेटी परी अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती थी। अनुज की प्राइवेट जॉब लगने के बाद उसने भी अपनी पसंद की लड़की जानवी से शादी कर ली। अनुज ने जानवी की छवि अपने माता पिता के सामने ऐसी दिखाई, उसे मालती जी और सुंदरलाल जी को लगा कि बहू के आने से घर की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। परंतु हुआ उसके विपरीत। जानवी के आने से जैसे घर के सारे रंग फीके ही पड़ गए थे। जैसा नाम उसके ही विपरीत उसका व्यक्तित्व था। कठोर, निर्दयी, बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात, वह तो सास ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे मालती जी उसकी सास नहीं, सौतन हो। आज भी जानवी गुस्से में लाल पीली पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अनुज ऑफिस से घर आया, उसने आते ही अनुज पर आंखें निकाल निकाल कर भड़कना शुरू कर दिया। क्यों जी, आपके बूढ़े माँ बाप मुझे क्या समझ रखे हैं? मैं कोई नौकरानी हूँ या कोई अलाउद्दीन के चिराग से निकला हुआ जिन हूँ? जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुँच जाते हैं। अनुज भी पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए चुपचाप जानवी की कड़वी बातें सुन रहा था। जानवी और बोली, आपने क्या बोला था शादी से पहले मुझे? कि जानवी डार्लिंग, तुम तो मेरे दिल की मालकिन हो, तुम्हें तो मैं अपने घर में रानी बनाकर रखूँगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। और यह देखो, रानी की बजाय मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे मैं अकेले क्या क्या करूं? आपका काम करूं, आपके 2-2 सपूतों को संभालूं, या उन दोनों बुढ़ों की सेवा करूं, या उनकी फरमाइशों को पूरा करूं? अनुज डरते डरते कहता है, जानवी डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएगी? तुम माँ से काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पी कर बिस्तर ही तो तोड़ती हैं दोनों बुढ़ा बुढ़ी। पति की बात सुनकर जानवी फिर आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं जी, मुझे ना उनका काम करना है और ना ही उनसे अपना काम करवाना है। आप क्या चाहते हो? उनसे अपना काम करवा कर मैं अपना काम और बिगाड़ लूँ? मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। आज मैं बता दे रही हूँ, या तो आप उन दोनों बुढ़ों की रसोई अलग करवा दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी, वह भी अकेले। फिर संभालना अकेले आप अपने दोनों बेटों को और अपने सन की माँ बाप को। अनुज बोला, शांत हो जाओ, शांत जानवी, गुस्सा थूक दो मेरी प्यारी पत्नी, मैं अभी इलाज करता हूँ उन दोनों का, चलो आओ मेरे साथ। जानवी और अनुज गुस्से में तिल मिलाए हुए मालती जी और सुंदरलाल जी के कमरे की तरफ जाते हैं। अनुज को, जो अभी भीगी बिल्ली बनकर जानवी की ऐसी बातें सुन रहा था, जैसे एक नालायक बच्चा अपने अध्यापक की डांट सुनता है, अपने माता पिता के सामने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों चैन से नहीं जीने देते हो जानवी को? क्यों इतना जलते हो? तुम दोनों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता, तब तो तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी बहुत खुश रहते ना। क्योंकि मैंने अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आया, इसीलिए बेचारी को टॉर्चर करते रहते हो हर समय। अनुज की बात सुनकर मालती जी और सुंदरलाल जी दंग रह जाते हैं और सुंदरलाल जी कहते हैं कि बेटा, ये कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है तू हम पर? तू तो हमारा इकलौता बेटा है, भला हम तुझसे और बहू से क्यों जलने लगे? इस पर मालती जी भी बोलती हैं, बेटा, हम दोनों तो बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। सास की बात सुन जानवी बोली, ओहो,
अनुज देखो तो जरा तुम्हारे सामने ये कैसे शरीफ बन रहे हैं बेचारे। अनुज फिर से चिल्लाते हुए बोला, अरे संभाल तो रखा है इसने पूरा घर, और क्या तुम दोनों अब इससे हल जुतवाओगे। बस अब मैंने निर्णय कर लिया है कि कल तुम दोनों अपना चूल्हा अलग कर लो, फिर चाहे तुम खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, साग खाओ, रोटी खाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन दोनों बूढ़े माँ बाप जैसे भौचक्के रह जाते हैं। अचानक उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई अनाथ हो, लावारिश हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। मालती जी तो खुद को रोने से रोक नहीं पाती, रोते रोते बोलती हैं, बेटा तू होश में तो है कि क्या कह रहा है। इस उम्र में तू हम लोगों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा है। हमने तो सारी जिंदगी जो कमाया सब इस घर और तेरी परवरिश में, तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब इस बुढ़ापे में हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे। अनुज बोला, मैं कुछ नहीं जानता, कल से जानवी तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम लोगों का खर्चा ही क्या है, क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे। अरे राम नाम जपो बस। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, जानवी अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन, पुराना छोटा वाला गैस का चूल्हा इनको दे देना, और फिलहाल इनको अपने सामान में से थोड़ा आटा चावल वगैरह भी दे देना, बात का बाद में देखा जाएगा। अनुज अपने बूढ़े माँ बाप को अपना फरमान सुनाकर पत्नी का हाथ पकड़ वहाँ से चला जाता है, और पीछे रह जाते हैं आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा लिए उसके बूढ़े माँ बाप, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की अब तक हर मांग, हर इच्छा पूरी की थी। उसे वह हर खुशी देने की कोशिश की थी जो हर मध्यवर्गीय माता पिता की तरफ से अपनी औलाद को दी जाती है। जानवी ने पति के कहे अनुसार कुछ पुराने बर्तन, गैस और कुछ खाने पीने का सामान दोनों के कमरे में लाकर पटक दिया और चलती बनी। अब अगले दिन से दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग बनाते, पर इसमें भी जानवी को सुकून कहाँ था। वह अब भी मालती जी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन मालती जी बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी जानवी भी अपने धुले हुए कपड़े की बाल्टी लेकर आई और मालती जी के धुले कपड़े रस्सी से नीचे फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तो मैं भी कपड़े धोकर लाई हूँ, पूरी रस्सी पर तू ही अपने कपड़े डाल देगी तो मैं अपने कपड़े तेरे सर पे फैलाऊंगी। मालती जी को जानवी की इस बेहदा हरकत पर बहुत गुस्सा आया, परंतु अपने गुस्से पर काबू रखते हुए गिरे हुए कपड़े फिर से उठा लिए और वापस धोकर इस बार छत पर सुखाने के लिए चली गई, क्योंकि वह एक समझदार महिला थी, इसीलिए जानती थी कि ऐसे लोगों से बहस या झगड़े में पड़ना समझदारी की बात नहीं है। अगले दिन बाहर आंगन में बनी हुई टंकी पर मालती जी अपने झूठे बर्तन धोने के लिए बैठी तो जानवी फिर से उनको देखकर दौड़ते हुए अपने भी बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बुढ़िया, पहले मुझे बर्तन धोने दे, तू मेरे बाद धोना। बहू की बात पर मालती जी बोली, बहू तू तो अपने किचन में सिंक में भी बर्तन धो सकती है, यहाँ पर मुझे धोने दे। सास की बात पर जानवी मुंह बनाते हुए बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ बुढ़ी कि तेरे इशारे पर नाचूं, जो तू बोले वही करूं, जहाँ तू बोले वहाँ बर्तन धोऊं। बहू की बात सुनकर मालती जी एक बार फिर से गुस्से का घूंट पीकर रह गई। जानवी अक्सर ऐसा ही करती, वह हर काम में मालती जी की नकल करती। अगर मालती जी कपड़े धोती तो वह भी अपने कपड़े धोने लगती, वह बर्तन धोती तो जानवी भी ऐसा ही करती, जैसे मानो उसका सासू माँ से कोई कंपटीशन हो। ना जाने उसे यह सब करने में क्या मज़ा आता था। जानवी के द्वारा दिए गए खाने का सामान भी अब ख़त्म हो गया था। मालती जी अपने पति से बोली, देखना जी, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, ना ही जानवी ने और सामान दिया और ना ही अनुज ने सामान के लिए पैसे। इस पर सुंदरलाल जी कहते हैं, मालती, यदि उन लोगों को हमारा इतना ख्याल होता तो वे हमें अलग ही क्यों करते। मालती जी बोली, परंतु अनुज ने कहा था कि वह हमें खर्चे के लिए पैसे तो देगा ही, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा सब सामान ख़त्म हो गया है, फिर वह हमें पैसे दे या सामान। सुंदरलाल जी बोले, ठीक है, तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। मालती जी अनुज के ऑफिस से आने के बाद उसे अपनी सारी परिस्थिति बताते हुए कहती हैं, बेटा,
हमारा सारा सामान ख़त्म हो गया है, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। या तो तू जानवी से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े से पैसे दे दे तो मैं खुद सामान खरीद लाऊंगी। माँ की बात सुनकर अनुज अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी डकार गए तुम दोनों इतना सारा सामान? समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी। तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए मौज मस्ती करने के लिए। मेरे पास तुम लोगों की अय्याशियों के लिए फालतू पैसे नहीं हैं और ना ही जानवी अब तुम्हें किचन में से एक चावल का दाना भी देगी। अब मेरी सिर पर खड़ी मत रहो, अभी ऑफिस से आया हूँ, देख नहीं रही? चैन से सांस तो लेने दो मुझे। बेटे के मुंह से इतने कुट वचन सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाई और बेटे की जिल्लत भरी बातें सुन उनकी तो आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हुई। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते वे कमरे में से वापस आईं और सुंदरलाल जी को सारी बात बताई। सुंदरलाल जी ने पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराया और उनको तसल्ली दी और कहा कि अभी तुम्हारा पति जीवित है मालती, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें ऐसी संतान की वजह से ना ही रोने दूंगा और ना ही वो भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है, तुम भगवान का नाम लेकर खाओ और आराम से, मैं कल कुछ करता हूँ। मालती जी बोली, परंतु आप क्या करोगे? आपकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं रहती। पर मालती, जब तक जीवित हैं ऐसे भूखे भी तो नहीं मर सकते ना। देखता हूँ बाहर जाके कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारूंगा ही, चाहे कोई मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। सुंदरलाल जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा और पत्नी को तसल्ली से खाना खिलाकर दोनों लोग सो गए। सुबह में अब दोनों के पास खाने को कुछ ना था। ऐसी स्थिति में भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी सुंदरलाल जी किसी काम की तलाश में दो पैसे कमाने की आशा लिए घर से निकल पड़ते हैं। पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आंतें कहाँ तक साथ दे पाती। मोहल्ले की गली पार करते ही वे कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उनको देखते हैं तो उठाकर घर छोड़ जाते हैं और मालती जी से उनका ख्याल रखने को बोलते हैं। मालती जी पति को ऐसी बेसुध हालत में देखकर एकदम घबरा जाती हैं। सुंदरलाल जी को लेटाकर सबसे पहले पानी पिलाती हैं और रोते रोते कहती हैं, मैंने मना किया था आपको, फिर मत जाओ, पर मेरी बात नहीं मानी आपने। आज अगर आपको कुछ हो जाता, इतना कहकर वह और ज़्यादा रोने लगती हैं। सुंदरलाल जी इस समय कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। फिर मालती जी अपने आप को कुछ संभालते हुए कहती हैं, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ी देर में तबीयत आपकी संभल जाएगी तो मैं आपको पड़ोस वाले क्लिनिक में ले चलती हूँ। अग्रवाल जी का बेटा डॉक्टर है, बड़ा ही आदर सम्मान करता है वह आपका, आपसे थोड़ी दवाई के पैसे भी नहीं लेता। थोड़ी देर बाद सुंदरलाल जी को सहारा देकर पड़ोस के क्लिनिक में लेकर जाती हैं तो डॉक्टर उनके दांत लगवाने का सुझाव देते हुए कहता है, चाचा जी को दवाई की ज़रूरत नहीं है, इनको अच्छे खान पान की ज़रूरत है। दांत ना होने की वजह से खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं, इसीलिए कमज़ोरी आ गई है। फ़िलहाल मैं अपने पास से ताकत की कुछ कैप्सूल दे देता हूँ, फिर आप उनके दांत लगवा दीजिए ताकि वह अच्छे से खाना पीना खा पाएँ। मालती जी अनुज के आगे गिड़गिड़ाते हुए पैसे की भीख मांग रही थी, परंतु अनुज जरा भी दया नहीं खाता है, पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है और उस दिन अपनी बीमार बूढ़े माँ बाप को घर से मैं अकेला छोड़ पत्नी और बच्चों के साथ 5 दिन की ट्रिप पर निकल जाता है। संयोगवश उसी दिन अनुज के जाने के बाद भगवान मसीहा बनाकर पिंकी और नीरज को भेज देते हैं, जो लगभग पूरे 1 साल बाद मालती जी और सुंदरलाल जी से मिलने आ रहे थे। परी भी अपने नाना नानी से मिलने को बड़ी ही उत्साहित थी, परंतु खुशी खुशी जैसे ही वे लोग मालती जी और सुंदरलाल जी के कमरे में जाते हैं, बीमार भूख से तड़पते हुए अपने माता पिता को देखकर हक्के भक्के रह जाते हैं। पिंकी की तो जैसे रूह कांप जाती है, परी भी लगभग भागकर नानी के गले लगकर रो पड़ती है। मालती जी और सुंदरलाल जी भी बेटी और दामाद को देखकर बहुत रोते हैं और सारी स्थिति का वर्णन करते हैं। पिंकी और नीरज को तो इतना गुस्सा आता है कि अगर अनुज और जानवी इस समय उनके सामने होते तो वे लोग उनका मार मार के भरता बना देते।
पिंकी और नीरज इस समस्या का हल ऐसे निकालते हैं कि अनुज और जाह्नवी के ट्रिप पर वापस आने से पहले ही अपने माँ बाबूजी को मालती जनरल स्टोर के नाम से इनको विश्राम कक्ष के आगे ही एक छोटा सा सेटअप लगवाकर जनरल स्टोर की छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, जिससे कि मालती जी और सुंदरलाल जी का समय भी बच जाए और उनको पाई पाई के लिए बेटे बहू के आगे हाथ भी ना फैलाने पड़े। माँ और बाबूजी का ख्याल रखने का बोलकर वे लोग चले जाते हैं। जैसे ही अनुज और जाह्नवी ट्रिप से वापस आते हैं तो मालती जी जनरल स्टोर को देखकर दोनों हक्के भक्के रह जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि यह मदद पिंकी और नीरज के सिवाय दूसरा और कोई नहीं कर सकता। जाह्नवी, जो कि हर काम में अपनी सास की कॉपी करती थी, सास की दुकान देखकर अपने पैर पटकते हुए पति से कहती है, देखा बुढ़ा बुढ़ी में अभी भी कितना दम है। हम ट्रिप पर गए थे तब दोनों बीमारी का कैसे नाटक कर रहे थे और इतनी जल्दी दुकान भी खोल कर बैठ गए। जब यह बुढ़े इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे भी आप ऐसी ही सेम टू सेम दुकान खुलवा कर दो। उसकी ज़िद के आगे अनुज भी हार जाता है और उसको ठीक अपने माँ पिताजी की दुकान के सामने ही जाह्नवी जनरल स्टोर के नाम से दुकान खुलवा देता है। जाह्नवी ने दुकान खोलते ही फिर से मालती जी को तंग करना शुरू कर दिया। जो ग्राहक मालती जी की दुकान की तरफ आते बड़ी चालाकी से ग्राहकों को लुभाते हुए कहती, अरे बहन जी, आप मेरी दुकान पर आइए, एक से एक बढ़कर अच्छी क्वालिटी के एकदम साफ सुथरे सामान रखती हूँ। वह सामने वाली दुकान पर तो सारा सामान नकली मिलता है। आप यहाँ मेरी दुकान पर आइए, देखिए सारी वैरायटी उपलब्ध है। दाल चावल मेवा मसाले सब A1 क्वालिटी के मिलेंगे आपको। ऐसे ही चालाकी करके जाह्नवी सारे ग्राहक अपनी दुकान की तरफ खींच लेती। उधर मालती जी और सुंदरलाल जी को नुकसान होने लगा था, क्योंकि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक सब जानकी की दुकान पर आने लगे थे। इधर जाह्नवी अपने ग्राहक बढ़ाने और अच्छी इनकम की खुशी मनाने लगी थी, परंतु पिछले मोहल्ले की जो कांता जाह्नवी की दुकान से एक दिन पहले ही सिर धोने के लिए शैम्पू लेकर गई थी, वह गुस्से से लाल हुई वापस जाह्नवी की दुकान पर पहुंची और गुस्से में लाल होते हुए बोली, ओहो जाह्नवी मैडम, देख देख तेरी दुकान से खरीदा हुआ शैम्पू मेरे सिर का क्या हाल कर डाला। देख आंखें फाड़ कर मेरे कितने बाल झड़ गए एक ही रात में। तेरे इस शैम्पू ने गंजा बना दिया मुझे। जाह्नवी बोली, मैं तो अपनी दुकान पर एकदम ओरिजिनल सामान रखती हूँ, यह साइड इफ़ेक्ट आपको किसी और चीज़ का हुआ होगा। कांता बोली, अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो डुप्लीकेट एक्सपायर्ड सामान बेचती हो, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। देख तू, अभी सारे मोहल्ले को जमा करती हूँ। पायल, इमली, अनोखी, आओ आओ सब यहाँ आओ, देखो भाई ये सब लोग देखो इस जाह्नवी की सीना चोरी। कांता की आवाज़ सुन सभी लोग जाह्नवी की दुकान के सामने जमा हो जाते हैं और कई और लेडीज़ भी जाह्नवी के सामान की शिकायत करती हैं। किसी के मुंह पर स्नेहा की दुकान से खरीदी हुई क्रीम से मुहासे निकल आते हैं तो किसी के बाल काले होने की वजह सफ़ेद हो जाते हैं। सारी लेडीज़ अपनी अपनी शिकायतें लेकर जाह्नवी पर झल्ला पड़ती हैं और सभी लेडीज़ उससे अपने सामान के पैसे वापस मांगने लगती हैं। जाह्नवी इतनी सारी लेडीज़ को एक साथ देखकर घबरा जाती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका जो होता है वह सच में कम दाम में ज़्यादा लाभ उठाने के लिए डुप्लीकेट सामान लाती थी, जबकि मालती जी और सुंदरलाल जी एकदम ओरिजिनल सामान लाते थे। अब सारे ग्राहक फिर से मालती जनरल स्टोर से ही सामान खरीदने लगते हैं। उधर जाह्नवी की दुकान पर अब कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं आता है, परंतु उसने अपने खर्चे इतने अधिक बढ़ा लिए थे जो इतनी कम दुकानदारी में पूरे नहीं होते। वह फिर बेचारा सा मुँह लेकर अपनी सासू माँ से कुछ पैसे 10 दिन के वादे पर उधार मांगने आती है। सुंदरलाल जी तो मालती जी को मना करते हैं,
परंतु मालती जी उनकी रोनी सूरत देखकर पिघल जाती हैं और पैसे दे देती हैं। लेकिन जब जानवी 15-20 दिन बाद भी पैसे नहीं लौटाती तो मालती जी उससे पैसे मांगते हुए कहती हैं, बहू तूने तो 10 दिन के वादे से पैसे लिए थे, 20 दिन गुजर चुके हैं, दुकान का सारा सामान खत्म हो चुका है, मुझे सामान लाना है, ला पैसे दे दे। मालती जी बड़े आशा भरे स्वर में जानवी से बोलती है तो जानवी नाक मुंह बनाकर बोलती है, बुढ़िया तूने भी हद कर दी है, मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ। एक तो तूने मेरे ग्राहक तोड़ दिए, ऊपर मुझसे बार बार पैसे मांगती है। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, मिल जाएंगे तेरे पैसे जब तेरा बेटा देगा मुझे। लेकिन बहू तू बोल रही थी कि मैं बार बार पैसे मांगती हूँ, मैंने कब मांगे? 10 दिन के वादे के लिए लिए थे, आज 20 दिन हो चुके हैं, पहली बार आई हूँ तुझसे पैसे मांगने, आज भी तूने 100 बातें सुना डाली। ओहो बुढ़िया, तेरे तो ज़्यादा पर निकल आए हैं, इतना बोलना आ गया है तुझे, जरा सा काम चलने लगा तो। अरे मेरी आह लगेगी तुझे बुढ़िया, तू कभी फूलेगी फलेगी नहीं। जानवी इससे पहले आगे बोलती मालती जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात का समय था, मालती जी को खाना भी बनाना था, तो मालती जी ने बहू के साथ और मुंह मारना ज़रूरी न समझा। क्या जीवन है जी हमारा, बेटा और बहू कभी पूछते नहीं, कभी पैसे नहीं देते, अब हमारे पैसे भी लेकर वापस देने का नाम नहीं लेते। ऐसा कब तक चलेगा जी। मालती जी ने खाना बनाते हुए अपने पति से कहा तो सुंदरलाल जी बोले, यह आजकल की संतानें ऐसी ही हैं, तो सोचो आगे इनकी संतानें कैसी होंगी। जैसा ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, इनका तो फिर भगवान ही मालिक है। और अगर अब तुमने एक भी पैसा इन कपूतों को दिया तो मुझसे बुरा और कोई ना होगा। हाँ जी जानती हूँ, आगे से ध्यान रखूँगी। चलो अब खाना खाते हैं। दोनों खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ पूजा पाठ कर हर रोज की तरह मालती जी और सुंदरलाल जी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं दुकान के आगे बहुत गंदगी वाला कूड़ा पड़ा हुआ था। दोनों ने जब ये देखा तो उल्टी होने को आ गई। दोनों ने बहुत मुश्किलों के साथ गंदगी साफ की, धोया और धूप बत्ती जलाई, तब कहीं जाकर कुछ मन ठीक हुआ। उसके बाद जानवी ने दुकान खोली तो आंखें फाड़ फाड़ कर सास ससुर को घूरे जा रही थी, क्योंकि दुकान के बाहर गंदगी डालने का काम उसी ने किया था। जानवी हमेशा अपने सास ससुर को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं जाने देती थी। उनके साथ पागलों वाली हरकतें किया करती थी, जिससे उनका दिमाग खराब होता रहता था। लेकिन बहू के साथ ज़्यादा मुंह नहीं मारते थे। दोनों दंपति ने दुकान के सामान के लिए कुछ रकम इकट्ठा कर ली थी और कुछ बहू से लेकर सामान लाने की योजना बना रहे थे। दुकान बंद करने के बाद रात में फिर मालती जी ने जानवी से अपने पैसे के लिए कहा, बहू आज तो पैसे दे दो, हमें कल सामान लाना है। इतना सुन जानवी फट पड़ी और गुस्से से लाल सास पर भड़के जा रही थी। मालती जी को भी गुस्सा आ गया। मैंने अपने पैसे मांगकर कौन सा पाप कर दिया जो तू इतना तड़क रही है। उन दोनों की आवाज़ सुन सुंदरलाल जी भी कमरे से बाहर आ गए। बहू थोड़ी दी तो लाज शर्म कर लिया करो, तेरी सास है वह, सास भी तो माँ ही होती है। सुंदरलाल जी ने जानवी को समझाते हुए कहा तो जानवी और ज़्यादा भड़क गई। माँ? अरे हाँ, यह माँ नहीं डायन है, डायन, जो अपने बेटे बहू को जरा सा पैसा देकर ही मांगने आ जाती है। इतना सुन सुंदरलाल जी क्रोधित हो उठे और मालती जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में लेकर चले गए। इतने में अनुज भी आ गया। पत्नी को गुस्से में लाल देखकर पूछने लगा, अब क्या हो गया भाग्यवान? जानवी पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे अनुज भी कमरे में चला गया। उधर सुंदरलाल जी से मालती जी कहती है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि बस आज कोई अनर्थ ही हो जाता। देवी समान सास को भी डायन बोल रही थी, आज तो मेरा हाथ ही उठ जाता। अच्छा हुआ आप मुझे कमरे में ले आए। यह तो बहुत ही बदतमीज़ लड़की है, इसे बड़ों के सम्मान का भी कोई लिहाज नहीं है। चलो मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो आप। क्यों
तुम खाना नहीं खा रही हो क्या? नहीं जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने क्या खाया था जो तुम्हें भूख नहीं है? तुम मेरे साथ खाओगी तो मैं खाऊंगा, और सुबह सामान लेने बाजार भी तो जाना है। जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। अच्छा फिर ये बताओ तुम किस टाइम खाना खाओगी? अरे ठीक है जी, खा लेती हूँ। दोनों खाते हैं और बहू की हरकत को नज़रअंदाज करके सो जाते हैं। उधर अनुज खाना बना करके खा करके सोने के लिए तैयार था। बच्चे भी सो चुके थे। जानवी बैठी हुई सोच में डूबी थी। अरे क्या सोच रही हो सोना? कुछ नहीं, अभी मैं सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ। अनुज सो जाता है। जानवी ताना बाना बुनती रहती है। बुढ़ों को सबक सिखा कर रहूँगी मैं। बहुत हैकड़ी आ गई है दोनों के अंदर। जब से इनका काम चला है तब से और ज़्यादा घमंड आ गया है। इनका घमंड चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। वह रात भर इसी फिराक में थी कि कब सास ससुर सोएं और कब उनके पैसे साफ करूं। रात के 2 बज चुके थे। उसे अपनी खुरापाती मैं कभी कमरे से बाहर आती तो कभी अंदर जाती, फिर बाहर गई। सास ससुर के कमरे में छुपके झांक कर देखा तो दोनों नींद में चूर घर्राटे मार रहे थे। वे धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई, जिसमें मालती जी ने सामान लाने के लिए 10,000 रुपये रखे हुए थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली, उसे कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए सास ससुर पर ही था। कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अलमारी में से तो कुछ न मिला। उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहाँ रखे होंगे पैसे? बड़ी चालाक है बुढ़िया, वह अपने मन में सोचे जा रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगे एक थैले पर पड़ती है। हो ना हो बुढ़े बुढ़िया ने इसी में पैसे रखे होंगे। यही थैला लेकर जाने वाले हैं कल ये लोग। चलो इसमें भी चेक करती हूँ। तभी सुंदर लाल जी करवट लेते हैं तो जानवी घबरा कर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता हुआ देख फिर से खड़ी होती है और दीवार पर टंगे थैले में से जैसे ही हाथ डालती है तो उसके अंदर एक और थैला होता है। वह उसे बाहर निकालती है, चेक करती है तो उसमें 10,000 रुपये की रकम देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। वह पैसे देख इतनी उत्साहित होती है कि वही थैला ले धीमे धीमे कदमों से कमरे के बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। शुक्र है भगवान का, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। सोचते हुए अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में वह पैसे वाला थैला रख देती है और बिस्तर पर पलटी मारकर आराम से सो जाती है। हर रोज की तरह मालती जी सुंदर लाल जी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ नाश्ता कर जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ देते हैं तो उसमें थैला ना पाकर घबरा जाते हैं। थैले को बार बार चेक करते हैं। उसे उलट पुलट करके देखे जा रहे थे। दोनों पसीने से तर हो चुके थे। बूढ़ी हड्डियों ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर वह रकम इकट्ठा की थी। दोनों का हार्ट फेल होने को आ गया था। मेरे सामने ही तो रखे थे मालती तुमने इसमें पैसे, फिर कहाँ गए? किसने उठा लिए? सुंदर लाल जी ने घबराते हुए कहा। कहाँ जाएंगे? यह काम जानवी के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे घर में चोर उचक्के आने से तो रहे। रात उसके साथ कहाँ सुनी हो गई थी? देखा नहीं था तुमने कैसा व्यवहार कर रही थी? तो क्या वह पैसे नहीं चुरा सकती? मालती जी ने माथे में बल डालते हुए कहा। तो सुंदर लाल जी बोले, तुम ठीक कह रही हो ना हो यह बहू का ही काम है, लेकिन उसकी तलाशी कैसे लें? अब तो अनुज भी जागने वाला होगा। जानवी तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए, हमारी मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। इतना कह दोनों अनुज के कमरे में चले जाते हैं। अनुज जाग गया होता है। जानवी सो रही होती है। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देख अनुज हैरान रह जाता है। क्या बात है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? क्या बेटे बहू के कमरे में घुसे आ रहे हो? हमें तो शर्म है, लेकिन तेरी पत्नी को शर्म नहीं है जो रात में चोरी करती फिरती है। सुंदर लाल जी ने कहा तो अनुज चिल्ला उठा। ज़बान संभाल कर बात करो, होश में भी हो? क्या बोल रहे हो? अनुज की तेज आवाज़ सुन जानवी और बच्चे भी उठ जाते हैं। क्या बात है जी, क्या हुआ? सुबह सुबह ये लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहू इतनी भोली मत बनो, हमें सब पता है।
मालती जी बोली तो जानवी तड़क कर बोली, क्या पता है तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, निकाल हमारे पैसे। इतना सुन जानवी गुस्से में भड़क जाती और सास पर हाथ उठाने वाली ही होती है तो सुंदरलाल जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उठाकर दिखा जरा हाथ। सुंदरलाल जी गुस्से में बोलते हैं तो अनुज को गुस्सा आ जाता है, कैसा व्यवहार कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ? बूढ़े, एक तो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार भी कर रहे हो। तो फिर तू तलाशी दिलवाना अपने कमरे की। अगर झूठा इल्ज़ाम है तो अनुज को इतना इल्म नहीं था कि उसकी पत्नी चोरी भी कर सकती है। उसने झट से बोल दिया, ले लो तलाशी, कर लो अपने मन की। अगर ना मिले पैसे तो फिर देखना तुम दोनों बुढ़ों के संग मैं क्या करता हूँ, फिर तुम्हारी खैर नहीं। इतना सुन जानवी तो अलमारी के सामने खड़ी होकर अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दे रही थी। अनुज कहता है कि जब तुमने चोरी ही नहीं की तो लेने दो इनको तलाशी। जानवी अलमारी के सामने ही अड़ी रही तो अनुज ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। जानवी बोलती रही उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अनुज ने उसे पकड़े रखा और बोला, ले लो तलाशी। जैसे ही सुंदरलाल जी ने अलमारी में घुसे तो वही थैला कपड़ों के अंदर छुपाकर रखा हुआ था। उसे देखते ही जानवी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और अनुज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह जानवी की तरफ देखता है तो जानवी खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी रहती है। यह क्या है बेटा? मालती जी बोली, तेरी पत्नी ने तो कुछ भी नहीं चुराया था, अब यह क्या है? सुंदरलाल जी भी बोले तो अनुज को गुस्सा आ गया और अपने माता पिता पर ही भड़क उठा। तुम दोनों बुढ़े ही इसका दिमाग खराब करके रखते हो और ज़रूरी थोड़ी है इसने रखा हो सकता है तुमने ही हमारी अलमारी में अपना थैला छिपा दिया हो। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुन जानवी में 1 किलो खून और बढ़ गया। हाँ जी, यह दोनों ही रात में मुझे कुछ न कुछ सुना रहे थे। मालती जी और सुंदरलाल जी गुस्से से देखते रहते तो अनुज बोला, अब आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, निकलो मेरे कमरे से। अनुज के कुटवचन सुन दोनों माता पिता चुपचाप कमरे से बाहर आते हैं। सही 5 मिनट के बाद अचानक अनुज और जानवी पर डंडे का प्रहार होता है। निकलो मेरे कमरे से, मेरे घर से। सुंदरलाल जी और मालती जी गुस्से से लाल अनुज और जानवी को डंडे बजाए जाते हैं। हमें ही हमारे घर से निकालोगे? हमें ही घर से हमारे आंखें दिखाकर निकालते हो? मैं बताता हूँ तुम्हें। सुंदरलाल जी अनुज के और मालती जी जानवी को डंडे बजाते हुए बोलती जा रहे थे, कपूतों, तुमने बुढ़ापे में हमारा जीना हराम करके रख दिया है। हमारा खर्चा ना उठाते हो, ना हमारी सेवा करते हो, और जो हम बुढ़ापे में खुद 2 रोटी कमाकर चैन की खाना चाहते हैं तो उसे भी नहीं खाने देते हो। बेटा बहू होते हुए भी हमें अपनी बूढ़ी हड्डियों को घिसकर दिन रात मेहनत करनी करे पाई पाई जमा करते हैं, वह भी चुरा लेते हो। आज हम निकालेंगे तुम्हारी हैकड़ी। आई मम्मी, आई बाबूजी, दोनों के मुंह से निकल रहा था। दोनों ने डंडा पकड़ना भी चाहा तो हाथों पर भी डंडा बजा दिया गया और बजाते बजाते घर के बाहर ले गए। बहुत शौक है ना तुझे घर में काम में सास की बराबरी करने का, अब कर बराबरी। मालती जी ने दांत भींचते हुए कहा, तुझे भी बहुत शौक है ना पत्नी की हर गलत बात को हवा देने का, अब दे हर बात को हवा। जब हर काम में बराबरी करने का शौक है तो अब घर भी खुद अपने पैसों से बनवाओ और दफ़ा हो जाओ हमारे इस घर से। सुंदरलाल जी और मालती जी पूरे गुस्से में थे। आज तक जो गुस्सा वह पीते आए थे, आज वह सब बाहर आ चुका था। घर से बाहर निकलने पर दोनों की सारी हैकड़ी निकल गई। आँखों के आगे तारे टूट गए कि आज तो अपनी पर आ गए दोनों माँ बाप। हम कहाँ जाएंगे? किराए तक का हिसाब नहीं है मेरे पास, कैसे पूरा करेंगे? यह सब उन्होंने उन 2 पलों के अंदर मार खाते खाते ही सोच लिया था। दोनों माता पिता के चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़ लिए और रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। सुंदरलाल जी, जो कि पहले ही गुस्से में भरे हुए थे, बोले, अब कोई माफ़ी नहीं है। अब अपने घर एक पल तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमने ही लाड़ प्यार में तुम्हें बिगाड़ कर अपने सिर पर बिठा लिया था,
लेकिन अब बस अति हो गई। एक ही घर में हम बुढ़ों को 2 रोटी के लिए अलग कर दिया। हम तब भी कुछ नहीं बोले। हमारे इलाज खर्च को भी 1 पैसा नहीं दिया गया। हमने अपना काम कर लिया, हम तब भी कुछ नहीं बोले। बहू ने दिन रात मालती को परेशान करके रखा, हम तब भी कुछ नहीं बोले। लेकिन किसी बात की हद होती है और अब वह हद पूरी हो चुकी है। बस 1 मिनट से पहले मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो मोहल्ले वालों को बोल दूंगा हम बुढ़ों को जलाना चाहते हैं। अनुज रोते हुए बोला, लेकिन पापा जी हम कहाँ जाएंगे? हमें नहीं पता, कहीं भी जाकर मरो, हमें चैन से जीने दो। सुंदरलाल जी ने उन्हें घर से सामान लेने के लिए आधा घंटा दिया। आधे घंटे में दोनों ने अपना ज़रूरी सामान बांधा और बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े। फिर वे दोनों सुंदरलाल जी के प्रिय दोस्त रामू जी के घर जाकर अनुज ने पिता से बात करने की सिफारिश की। उनके आगे रोए गिड़गिड़ाए उन्होंने सुंदरलाल जी को फ़ोन किया, लेकिन सुंदरलाल जी टस से मस न हुए। देख रामू, तेरी सारी बात मान लूँगा, बस यह मत बोलना कि इन्हें घर में रख ले। अपनी बची कुची सांस हम दोनों बूढ़े पति पत्नी अब चैन से लेना चाहते हैं। उन्हें गुस्से में देखा और उनकी बातों से सहमत रामू जी ने भी उनको मना कर दिया। अब दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। महंगाई के इस दौर में घर बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब दोनों को किराए पर रहते हुए 5 साल गुजर चुके थे। दोनों ने बहुत झगड़े होते हैं। दोनों के बच्चे भी अब होश संभाल रहे थे। अब वही कहानी उनके बच्चे उनके साथ दोहरा रहे थे जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया। उधर सुंदरलाल जी और मालती जी चैन से अपना जीवन जीने में व्यस्त थे। उन्होंने घर से थोड़ी ही दूर पर बड़ी दुकान खरीद ली थी जो आसपास के इलाकों में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, बहुत चैन और सुकून से अपना जीवन काट रहे थे। जब उनसे कोई सवाल करता कि आपने अपने बेटे और बहू को घर से क्यों निकाल दिया, तो बड़े गर्व से बोलते, जब बच्चे बूढ़े माता पिता को अत्याचार करके उन्हें घर से निकाल सकते हैं तो माता पिता क्यों नहीं निकाल सकते। उनके रहते हम घुट घुट कर जीते थे, उनके जाने के बाद खुली सांस ले रहे हैं। ऐसी संतान के साथ रहने से क्या फ़ायदा जिसका बुढ़ापे में 2 दिन भी सुख न मिल पाया। उनकी बातों की सब सराहना करते थे और सब उनसे सलाह लेने के लिए घर आने लगे थे। तो दोस्तों, अपनी बहू बेटे को सबक सिखाने के लिए सुंदरलाल जी और मालती जी ने जो ठोस कदम उठाया वे सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।